हाँ भी दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन मैनेजमेंट के हम लोग 2 वीडियो बना चुके थे। पहला चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर के 4 वीडियो बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, एजुकेशन मैनेजमेंट के एक वीडियो में हमने किए थे एजुकेशन मैनेजमेंट की परिभाषाएं। दूसरे में हमने किए थे मैनेजमेंट के कार्य क्या क्या है। आज हम लोग मैनेजमेंट की कुछ विचारधाराएं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद में चौथा जो वीडियो होगा, जो कल आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन शायद बने ही बनेगा। आज का वीडियो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग प्रबंधन की विचारधाराओं का उल्लेख कर रहे हैं। मेरे साथी पृथ्वी जी मेरे सामने बैठे आराम से मुस्कुरा रहे हैं और काफी सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को इनका धन्यवाद देना चाहिए जिन तक वीडियो पहुंच रहा है, क्योंकि ये कैमरा वैमरा मैंने एक दिन बताया था, ये जो ये सेटअप कर रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल से यही कर रहे हैं। तो दोस्तों, खैर आज आप लोगों को पॉइंट डालना है। एजुकेशन मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 के कुछ 2 वीडियोज आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, नोट्स बना लिए होंगे। जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो हमारे चैनल पर जाकर के एजुकेशन मैनेजमेंट का भाग फर्स्ट और भाग सेकंड देखें, तब जाकर के थर्ड भाग समझ में आएगा। 4 भाग होंगे इस एक चैप्टर के। एक एक चीज आप लोगों को कंसेप्चुअल समझ में आ रही है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं प्रबंधन की प्रमुख विचारधाराएं। आप लोग हेडिंग डालें, प्रबंधन की प्रमुख विचारधाराएं। प्रमुख विचारधाराएं हेडिंग डाल दो। यानी एजुकेशन मैनेजमेंट के मामले में कौन कौन सी विचारधाराएं प्रचलित हैं। तो एक लाइन लिखो आप इसके आगे, प्रबंधन की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। प्रबंधन की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। नंबर 1 लिख लो, 1 नंबर, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाली विचारधारा। उत्पादन कुशलता पर बल देने वाली विचारधारा। एक बार इसको समझो आप। ये बात है सन 1910 से 1935 के बीच की। 1910 से 1935 के बीच जो फैक्ट्रीज खुली जा रही थी, अंग्रेजी राज था, और 35 के बाद अंग्रेजों को पता चल गया था कि भारत आजाद होगा, क्योंकि कुछ महान लोग, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे, बोस जैसे लोग अंग्रेजों के पीछे पड़ गए थे। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि अब जाना तो पड़ेगा। तो दोस्तों क्या हुआ, उससे पहले 1910 से 1935 के बीच क्या होगी, 1910 से 1935 है, मैं याद रखने के तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी, जो प्रबंधन होता था, उसमें सिर्फ ये ध्यान रखा जा रहा था कि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कैसा हो, मैक्सिमम उत्पादन किस प्रकार प्राप्त किया जाए। ये विचारधारा इस बात की समर्थन थी। यहाँ इस बात को ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि जो मजदूर है या जो मानवीय संसाधन लगे हुए हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। यहाँ जो फैक्ट्री, जो कंपनी स्थापित हुई, जो जहां पर भी प्रबंधन किया गया, वो इस प्रकार का किया गया कि आप प्रोडक्शन ज्यादा दें, आप 15 घंटा काम करें, 18 घंटा काम करें, इसके बदले में आपको यदि नुकसान हो रहा है तो होने दो। ये थी उत्पादन कुशलता पर बल देने वाली विचारधारा। दोस्तों, इसके समर्थक कौन कौन थे? इसके समर्थक देखो आप, उत्पादन कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, मैक्सिमम तो मैक्स वेबर, पहला मैक्स वेबर। 2 नंबर बात, आप क्या प्राप्त करने चाहते हैं, ज्यादा उत्पादन, यानी ऊ से उत्पादन और ऊ से उर्विक। 3 नंबर बात दोस्तों, मैं अब एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। एग्जांपल से ये समझा रहा हूं कि उस टाइम ज्यादातर कपड़ों के कारखाने थे। एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, वास्तव में थे या नहीं थे उस पर नहीं जाना है। कपड़ों के कारखाने थे, कपड़े सिला करते कौन है, टेलर, है ना। तो
तीसरा हो गया टेलर, और चौथा हो गया इसका लूथर गुलिक। अब मैं देखो दोस्तों सारी चीज याद करवा रहा हूं आपको। उत्पादन कुशलता पर बल देने वाली विचारधारा की अवधि है 1910 से 1935। चार समर्थक है इसके। एक नंबर बात तो मैक्सिमम उत्पादन आप लेना चाहते हैं तो मैक्स वेबर, मैक्स से मैक्सिमम बनाया है। वो उत्पादन है उसे उर्विक है। उस टाइम ज्यादातर फैक्ट्रियां जो थी कपड़े की थी तो टेलर है, और ये कहा जाता था चाहे कितनी लू चले आपको काम करना पड़ेगा। समझ रहे ना मेरी बात? चाहे लू चले आपको काम करना ही पड़ेगा। तो लू चले का मतलब है लूथर गुलिक। दोस्तों यहां तक एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी टेलर ने तो इस व्यवस्था को नौकरशाही व्यवस्था तक बोल दिया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसे नौकरशाही व्यवस्था कहा, और ये नौकरशाही था और है क्या है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसको नौकरशाही व्यवस्था कहा था दोस्तों। क्यों कहा नौकरशाही व्यवस्था? क्योंकि यहाँ पर तो आपको केवल उत्पादन पर ध्यान देना है, यह मानवीय संबंधों पर ध्यान नहीं दे रही थी। और ये सबसे प्राचीन अवधारणा है, सबसे प्राचीन अवधारणा। तीन अवधारणाएं हैं। पहली जो अवधारणा है उत्पादन कुशलता पर बल देने वाली विचारधारा, अवधि 1910 से 35, समर्थक मैक्सिमम, उसे उर्विक, कपड़ों की फैक्ट्री थी तो टेलर, चाहे लू चलो लूथर गुलिक। टेलर ने क्या कहा? इसे नौकरशाही व्यवस्था था। आप इसको नोट करें फटाफट। कर लिया? नंबर 2, या वीडियो पॉज कर लेना। दूसरी जो व्यवस्था है, अब उत्पादन कुशलता वाली व्यवस्था 1910 से 1935 के बीच थी। 35 के बाद ये व्यवस्था नहीं रही। 35 के बाद 1935 से 1950 के बीच मानवीय संबंधों पर बल देने वाली विचारधारा आई। मानवीय संबंधों पर बल देने वाली विचारधारा, यानी 1935 के बाद देश आजाद होने वाला है हमारा, तो 1935 से 1950 के बीच हमारा देश आजाद होने वाला है। इसी दौरान मानवीय संबंधों पर बल देने वाली विचारधारा आई है। ये विचारधारा उत्पादन की बजाय मानवीय संबंधों पर बल दे रही है। ये भी गलत है। यहाँ एक मजदूर काम नहीं कर पा रहा या काम नहीं कर रहा, तो ये विचारधारा कह रही है कि आप संबंध अच्छे रखो। काम नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं है, तो इसे उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। इसलिए ये अवधि 15 साल के बाद में समाप्त हो गई। इसके समर्थक 4 लोग थे। इसके समर्थक 4 लोग थे। अब दोस्तों इसे भी मैं आपको थोड़ा याद करवाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरा बेटा बर्गर ज्यादा खाता है जिससे फैल हो गया। मेरा बेटा, ये आदमी कह रहा है, मेरे तो बेटा है ही नहीं बेटी है मेरे तो छोटी सी। हाँ, तो मेरा बेटा, वो कह रहा है कि मेरा बेटा बर्गर ज्यादा खाता है और बर्गर खाने से फैल हो गया। यहां आपको मानवीय संबंधों में बात करनी है। मेरा मतलब मेयो, मेरा बेटा, बेटा मतलब सन का मतलब डिक्सन। मेरा बेटा बर्गर खाता है ज्यादा। बर्गर का अर्थ है बर्जर, और बर्जर है रोथिलिस बर्जर। पूरा नाम याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। रोथिलिस बर्जर। मेरा बेटा बर्गर खाता है, इसे फैल हो गया। फैल का मतलब फोलेट। अब देखो, मानवीय संबंधों पर बल देने वाली अवधि 1935 से 1950। मेरा बेटा बर्गर ज्यादा खाता है इसलिए फैल हो गया, या बर्गर खाने के कारण फैल हो गया। ये 4 इसके समर्थक हैं। ये विचारधारा दोस्तों क्या कहती है कि मानवीय संबंधों पर बल दीजिए आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं है। क्लियर? एक मानवीय संबंधों पर परीक्षण हुआ था। मानवीय संबंधों पर परीक्षण, यानी मानवीय संबंधों पर परीक्षण किया गया था। बुद्धि लब्धि के जैसे परीक्षण होते हैं ना साइकोलॉजी में, वैसे भी। तो ये जो
डिक्सन और रोथेलिस बर्जर थे। इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका में मानवीय संबंधों का परीक्षण किया था। तो एक चीज यहां लिख दो कि डिक्सन व रोथेलिस बर्जर ने, डिक्सन व रोथेलिस बर्जर, इन लोगों ने तो परीक्षण किया था। और कहां पर स्थान? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका। ये थी दोस्तों दूसरी विचारधारा, मानवीय संबंधों पर बल देने वाली विचारधारा। टाइम पीरियड कब है? 1935 से 1950। 4 लोग इसके समर्थक हैं। कौन कौन? मेरा बेटा बर्जर खाने के कारण फेल हो गया। और इनमें से जो डिक्सन और रोथेलिस बर्जर है, इन्होंने मानवीय संबंधों का परीक्षण भी किया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका में। ये फटाफट लिखो दोस्तों। नेक्स्ट, नंबर 3 विचारधारा, यह है सामाजिक पर्यावरण पर बल देने वाली विचारधारा। नंबर 3, सामाजिक पर्यावरण पर बल देने वाली विचारधारा। अब क्या हुआ? अब ये कहा गया कि जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, हमारा सामाजिक पर्यावरण है, हमारा सोशल कल्चर है, उस पर बल दिया जाए, उसको खत्म न किया जाए। ये बात आजादी के बाद की है दोस्तों। इसकी अवधि है 1950 से 1970। 1950 से 1970 के बीच सामाजिक पर्यावरण पर बल देने वाली विचारधारा आई। दोस्तों, समाज में उगता है घास। एक घास की वैरायटी है जिसको कहते हैं हर्बर्ट। और एक मारवाड़ी में एक शब्द है, जो चीज बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ती है, हम कहते हैं बर्नाट करे। तो घास बर्नाट करे, घास का मतलब हर्बर्ट। अब देखो दोस्तों, समझ में आ जाएगी आपको। पर्यावरण में घास उगता है ना, तो इसके समर्थक कौन कौन है? इसके समर्थक है एक तो घास यानी हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट मैंने बताया आपको घास का ही एक प्रजाति है, हर्बर्ट साइमन। बर्नाट मतलब बर्नाडे, ये 2 लोग इसके समर्थक हैं। ये सामाजिक पर्यावरण पर ज्यादा बल देते हैं। यानी सामाजिक पर्यावरण का मतलब यहाँ संस्था का भी लाभ होना चाहिए और व्यक्तिगत लाभ भी होना चाहिए, यानी मानवीय संबंधों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें संस्थागत व व्यक्तिगत दोनों प्रकार के लाभों पर महत्व दिया जाता है। दोनों प्रकार के लाभों को महत्व दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। यानी यह संस्थागत भी लाभ होना चाहिए और व्यक्तिगत लाभ भी होना चाहिए। यह सामाजिक पर्यावरण है दोस्तों। यहां एक त्रिकोणीय प्रबंधन संकल्पना भी आई थी। त्रिकोणीय प्रबंधन संकल्पना मैं यही बता देता हूं। त्रिकोणीय प्रबंधन संकल्पना, इसके प्रतिपादक हर्बर्ट साइमन और बर्नार्डी थे। हर्बर्ट साइमन व बर्नार्डी, इन्होंने एक संकल्पना दी थी। वह संकल्पना थी त्रिकोणीय प्रबंधन संकल्पना। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब प्रोडक्शन और बढ़ा तो यह महसूस किया गया कि अकेली कंपनी महत्वपूर्ण नहीं है, अकेला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, अकेला समाज महत्वपूर्ण नहीं है और अकेला काम भी महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तीन चीजों को महत्व दिया गया त्रिकोणीय में। क्या क्या? व्यक्ति महत्वपूर्ण है, काम भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। और इन तीनों को मिला करके त्रिकोणीय प्रबंधन संकल्पना दी थी हर्बर्ट साइमन ने। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ त्रिकोणीय में था व्यक्ति प्लस कार्य प्लस सामाजिक स्थिति। ये तीनों महत्वपूर्ण है, इसमें तीनों का ध्यान दिया जाता है। अब कैसे? व्यक्ति का मतलब तो एक आदमी कितना काम कर सकता है, 6 घंटे का काम करवाना है तो 6 घंटे काम करेगा वो। कार्य का मतलब वो काम किस लिए, एक
14 साल का बच्चा भारी भरकम काम नहीं कर सकता, तो 14 साल से बच्चे को भारी भरकम काम नहीं करवाया जा सकता। सामाजिक स्थिति, यदि कोई महिला है और वो रात को काम करने नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी सामाजिक स्थिति उसको अनुमति नहीं देती। तो ये त्रिकोणीय प्रबंधन संकल्पना थी कि आप व्यक्ति को, कार्य को और सामाजिक स्थिति को, तीनों को महत्व दीजिए और उनमें संतुलन बढ़ा करके मैनेजमेंट कीजिए, तो आप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों ये 3 विचारधाराएं थी, एक बार आप इसको नोट करो। कर लिया नोट या वीडियो पॉज कर लो? ठीक है दोस्तों, आप देखो आगे की बात। तीनों विचारधाराएं होगी। पहली, उत्पादन को महत्व देने वाली, उत्पादन कुशलता को महत्व देने वाली। उत्पादन कुशलता को महत्व देने के लिए मैक्स वेबर आया, उर्विक आया, टेलर आया और लू यानी लूथर गुल्लिक आया कि कितनी लू चलो चाहिए। ठीक है, नौकरशाही व्यवस्था किसने कहा था इसको? टेलर ने कहा था, आपको बिल्कुल याद आ रहा है। 2 नंबर आया मानवीय संबंधों को महत्व देने वाली, यानी मेरा बेटा यानी मेयो। डिक्सन, बर्जर यानी बर्जर था और बर्जर खाने से फेल हो गया यानी फेलआउट हो गया, फोलेट हो गया, सॉरी। अब वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका में जो मानवीय संबंधों का परीक्षण किया था वो किसने किया था? डिक्सन ने और बर्जर ने किया था। ठीक है, तीसरी, सामाजिक पर्यावरण पर बल देने वाली विचारधारा। 2 लोग थे इसके। सामाजिक पर्यावरण, पर्यावरण नाम आते मेरे दिमाग में नाम आ गया घास। घास का मतलब हर्बर्ट साइमन और बर्नार्डे। इन्होंने त्रिकोणीय संकल्पना दी थी जिसमें व्यक्ति, कार्य और सामाजिक स्थिति तीनों को महत्व दिया गया था। यहां तक का मैटर आप लोगों को याद हो गया है शायद, यदि आपने वीडियो स्टार्टिंग से अभी तक देखा है। यदि आपने इसको स्किप किया है, आगे बढ़ाया 5-10 सेकेंड, तो फिर याद नहीं हुआ है, फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब दोस्तों आगे आप लोगों को मैं कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें करवा रहा हूं। अब एक आप स्टार बनाकर हेडिंग डाली, प्रशासन और प्रबंधन में अंतर। प्रशासन और प्रबंधन में अंतर। देखो, प्रशासन तो है एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंधन है मैनेजमेंट। दोनों में अंतर है। आप थोड़ा सा इसको गौर से समझेंगे, 5 मिनट का टाइम आप दें तो आपको समझ में बढ़िया तरीके से आएगा। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है सुरेश, और इस सुरेश नामक व्यक्ति ने एक स्कूल खोला है। ये स्कूल खोला, इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूल खोला। ये व्यक्ति स्कूल में नहीं आता है, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, किसी महेश को कह दिया कि इस स्कूल को तू संभाल। बच्चों को किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कितनी फीस निर्धारित करनी है, वो ये सुरेश तय करेगा, क्योंकि स्कूल का मालिक सुरेश है। महेश तो कोई हम जैसा है। हमें ये बोल दिया गया है कि भाई आपको हम इतनी तनख्वाह देंगे और आप इसके बदले में इस स्कूल का पूरा मैनेजमेंट करेंगे। अब ये महेश क्या करेगा, टीचर रखेगा, काम करवाएगा, सारा मैनेजमेंट ये करेगा। अब दोस्तों देखो, ये प्रशासक है, ये प्रशासन का हिस्सा है और ये प्रबंधन का हिस्सा है। नीति का निर्माण कौन करेगा, स्कूल की कितनी फीस रखनी है, ये चीज सुरेश निर्धारित करेगा या महेश निर्धारित करेगा? तो आप बताओ, सुरेश निर्धारित करेगा। सुरेश निर्धारित करने का मतलब ये है कि ये नीति का निर्माण करेगा, ये नीति को क्रियान्वित करेगा कि किस प्रकार से क्रियान्वित करना है। ये निर्देशन देगा, ये निर्देश देगा कि भाई महेश जी आप सुबह स्कूल 7:30 बजे लगाएंगे। उस निर्देश का पालन ये करवाएगा महेश। ये भूमिका का निर्धारण करेगा कि किससे क्या काम करवाना है और भूमिका का क्रियान्वयन ये करवाएगा। यानी सुरेश कहेगा कि इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगवाएं आप, तो महेश क्या करेंगे, इंग्लिश के टीचर को बोल करके एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करवाएंगे। ये व्यापक परिधि में आता है और प्रबंधन प्रशासन के नीचे काम करता है। समझे आप लोग बात? तो प्रशासन और प्रबंधन में ये अंतर है। प्रशासन संस्था का मालिक है, प्रबंधक संस्था का हेडमास्टर है, एचएम है।
बिल्कुल समझे आप? तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रशासन इसकी परिधि व्यापक है, परिधि इसकी व्यापक है। प्रबंधन ये प्रशासन की परिधि में काम करता है, प्रशासन की परिधि में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रशासन की परिधि में काम करेगा ना, नीचे इसके काम इसको करना पड़ेगा। नंबर 2, ये नीति का निर्माण करता है कि नीति क्या लगवानी है स्कूल में, और ये नीति का क्रियान्वयन करवाएगा कि आपको काम ऐसे करवाना है, नीति का क्रियान्वयन करवाएगा। नंबर 3, ये प्रभावी निर्देशन करेगा, ये गाइडेंस देगा, ये निर्देश देगा भैया आपको काम ये करवाना है, और ये प्रभावी क्रियान्वयन करवाएगा उस निर्देश का कि आप काम ऐसे करवाएं, क्रियान्वयन करवाएगा ये। तो आप लोग समझ गए होंगे सारी बात को या नहीं समझे? तो इस प्रकार से ये प्रशासन और प्रबंधन है, तो आप थोड़ा सा नोट कर लें। यानी कहने का मतलब ये प्रशासन और प्रबंधन दोनों अलग अलग चीज होती है। प्रशासक तो स्कूल बना करके बाहर जा सकता है, विदेश घूमने जा सकता है, लेकिन प्रबंधक नहीं जा सकता, उसको तो स्कूल का मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग स्टार बना करके हेडिंग डालें, शैक्षिक प्रशासन। हमने शैक्षिक प्रबंधन पढ़ा है, अब थोड़ा सा शैक्षिक प्रशासन पढ़ेंगे, और शैक्षिक प्रशासन पढ़ने के बाद 5-10 छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, और फिर ये वीडियो पूरा हो जाएगा। यानी ये वीडियो आजकल 40 से 45 मिनट का रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं है। और कल का वीडियो जो होगा वो मैं स्पेशली मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर बना रहा हूँ, MHRD, जो हर तरीके से इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और करंट जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि MHRD में जो भी अभी तक जो कुछ हो रहा है, नया जो हुआ है, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। अभी शैक्षिक प्रशासन हेडिंग डाली आप लोगों ने। शैक्षिक प्रशासन, प्रशासन और शैक्षिक प्रशासन में अंतर है। ये शैक्षिक प्रशासन चल रहा है हमारे, यानी ये जिला शिक्षा अधिकारी से संबंधित है। ये मतलब जिला शिक्षा अधिकारी जो निदेशालय के अंतर्गत चला गया, ये मतलब सचिवालय से संबंधित मामला चल रहा है हमारा। तो अब आप समझे प्रशासन, प्रशासन शब्द को इंग्लिश शब्द है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इंग्लिश शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के। ये इंग्लिश वर्जन है इसका, ये हिंदी में है। और अब जो आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द बना है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से, और वो शब्द है एक तो एड प्लस मिनिस्टियल। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, एड की स्पेलिंग तो ED है, प्लस MINISTRESTRERE, ये है दोस्तों मिनिस्टीरियल। प्रश्न पेपर में देखो कैसे आया, एक बार का प्रश्न बता रहा हूं आपको। प्रश्न आया एडमिनिस्ट्रेशन शब्द कौन सी भाषा का है? तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द कौन सी भाषा का है? इंग्लिश भाषा का है। और लैटिन भाषा ऑप्शन देखते ही हम लोग सबसे पहले लैटिन भाषा करते हैं। अरे भाई लैटिन भाषा का तो, लैटिन भाषा के शब्दों से तो ये मिलकर के बना है नहीं? ठीक है। अब शैक्षिक प्रशासन की कुछ एक परिभाषाएं लिख लो आप लोग। इसका अर्थ होता है प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। पहली का परिभाषा, शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं, सॉरी शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाएं, प्रशासन चल रहा है। पहली SN मुखर्जी, मुखर्जी नाम भी आ सकता है ये, और मुखर्जी नाम भी आ सकता है, एक ही बात है। SN मुखर्जी भी आ सकता है और SN मुखर्जी भी आ सकता है। अब दोस्तों मुखर्जी में एक शब्द है मुख, और कोई भी मानवीय संबंध है वो उसके चेहरे से झलक जाते हैं। 2 आदमी किस प्रकार से मिल रहे हैं,
या कोई आदमी हमारी ओर किस प्रकार से देख रहा है, ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा है या घृणा की दृष्टि से देख रहा है, वो उसके मुख से पता नहीं चल जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल चल जाता है। तो मानवीय संबंधों की व्याख्या हम मुख से कर सकते हैं, मुख से कर सकते हैं हम लोग मानवीय संबंधों की व्याख्या। तो मैं ये मानवीय संबंध नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुखर्जी की परिभाषा में मानवीय संबंध आएगा। तो शिक्षा प्रशासन सामग्री के साथ साथ, अब मेरे ये परिभाषा याद नहीं है, लेकिन मैं ये ऑप्शन गलत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मानवीय संबंध आएगा यहाँ पर। तो शिक्षा प्रशासन सामग्री के साथ साथ प्रशासन सामग्री के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। मानवीय संबंधों आ गया ना, की व्यवस्था से संबंधित है। तो परिभाषा में तो दोस्तों ट्रिक ही ढूंढना है। यथार्थ में इसका संबंध मानव जाति से अधिक, यथार्थ में इसका संबंध मानव जाति से अधिक व अमानवीय वस्तुओं से कम है। ये बात दोस्तों एस.एन. मुखर्जी कहते हैं। तो मैंने याद कैसे रखा इसको? मैंने याद इसको रखा कि मुख से मानवीय संबंध, मानवीय संबंध मुख से ही पता चलते हैं, इसलिए मैंने याद रख लिया इसको। दोस्तों एक और याद रखना, एस.एन. मुखर्जी की एक बुक है, एस.एन. मुखर्जी की बुक, एक पुस्तक का नाम बता रहा हूं आपको मैं। दोस्तों एस.एन. से याद रखना आपको सन। सन किसको कहते हैं? बेटे को। एक बाप कहता है अपने बेटे को कि यदि तू 10वीं में फेल हो गया तो मुख मत दिखाना मुझे। 10वीं कहते हैं सेकेंडरी को, है ना? तो अब देखो मैं ये सेकेंडरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी बुक में नाम आएगा सेकेंडरी स्टार्टिंग में। तो सन को बाप क्या कहते हैं कि मुख मत दिखाना यदि तू 10वीं में फेल आ गया। तो 10वीं का मतलब है सेकेंडरी। तो इसकी किताब का नाम क्या है? सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन किताब का नाम अभी पूरा नहीं हुआ है। इट्स प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस इन इंडिया। इट्स principles and functions in India। कई तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग। पहला तरीका कि यदि सेकेंडरी में तो फेल हो गया तो मुख मत दिखाना, ये बात सिर्फ इंडिया में कही जाती है, विदेशों में तो ये बात कही नहीं जाती। विदेशों में बाप को पता ही नहीं है बेटा कौन सी क्लास में चल रहा है, पढ़ रहा है। तो अपने इंडिया में ऐसा है ना? तो ये ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। दूसरी बात ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बुक जो प्रिंसिपल पढ़ता है तो आप अपने ट्रिक से बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है मेरे वाले ट्रिक याद रखिए। मेरे वाले ट्रिक थोड़े से आप याद इसलिए रख सकते हैं क्योंकि थोड़े ठीक ठाक है और आपको बनाने नहीं पड़ते हैं, इतना ही और कुछ नहीं है। नोट कर सकते हैं आप इसको, पॉज करके नोट कर लेना। अरे दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है ना? मुझे ये पता ही नहीं चल रहा, मुझे कोई कमेंट ही नहीं कर रहा। 1-2 कमेंट आ रहे हैं, बाकी या तो पता नहीं देख नहीं रहे लोग या पता नहीं कमेंट नहीं कर रहे। कम से कम बताओ तो सही भाई कि सर बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक ठाक है, चलने दो। ये कमेंट नहीं आएंगे ना या मुझे पता नहीं चलेगा तो फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं, फिर मैं तो ऐसे ही पढ़ लूंगा। तो YouTube से मैं जुड़ा हूं ना तो मैं कोई कमाई के लिए नहीं जुड़ा हूं। इतनी बड़ी कमाई होती भी नहीं है जितनी हम सोचते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो इसका लाभ उठाएगा। तो इसलिए आप लोगों से थोड़ा निवेदन है कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक चीज लिख करके भेज दें कि यस सर समझ में आ रहा है।
और आगे वीडियो आपको और किसी भी स्पेशल चीज का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आप इस चीज का वीडियो बनाने का प्रयास करें, तो मैं वो वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें आपकी दिक्कत है, लेकिन वो होना चाहिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित। ये नहीं आप संस्कृत का बोल दो सर संस्कृत का, नहीं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके का। देखो दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके में आप लोगों को मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी वीडियो डाल दूंगा। इतना है, और है कौन सा। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स, फिजिक्स यानी जनरल साइंस के वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आज नहीं तो कल मैं वो लिंक आ जाएगी आपके पास, और उस लिंक में जाकर के आप लोग ये वीडियो भी देख पाएंगे। जो तैयार हो रहे हैं, मेरे साथी कह सकते हैं, मेरा मित्र कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, घनश्याम जी इसको तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन से मैटर आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 2, एनसाइक्लोपीडिया। अब एनसाइक्लोपीडिया का अर्थ है विश्व शब्दकोश, और एनसाइक्लोपीडिया की एक परिभाषा पहले भी आई थी। मैंने बताया था कि एनसाइक्लोपीडिया का एक फिक्स ढांचा होता है, एक फिक्स संरचना होती है। आज मैं ये कहता हूं कि एनसाइक्लोपीडिया की एक फिक्स प्रक्रिया भी होती है, एक प्रोसेस भी होती है एनसाइक्लोपीडिया की, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि विश्व शब्दकोश है। आप चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हैं, और रिसर्च एजुकेशन रिसर्च की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो एनसाइक्लोपीडिया जो है ये इसकी एक फिक्स प्रक्रिया है, मैं एक हिंट बता रहा हूं आपको। और जो विश्व शब्दकोश है ये मानवीय गुणों को प्रभावशाली बना सकता है। तो आपको इतना याद नहीं रहे, इतना याद रखो, एनसाइक्लोपीडिया की एक फिक्स प्रक्रिया होती है। तो ये क्या कहता है, शिक्षा प्रशासन, शिक्षा प्रशासन वह प्रक्रिया है। अब देखो नाम आ गया ना, प्रक्रिया, प्रक्रिया आते ही समझ में आ जाएगा हमारे क्या एनसाइक्लोपीडिया है। वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यरत लोगों के प्रयासों को, जिसमें कार्यरत लोगों की प्रयासों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है कि मानवीय गुणों का प्रभावशाली ढंग से विकास हो। प्रयासों को समन्वित करके मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। अब दोस्तों कई चीजें यहाँ एनसाइक्लोपीडिया से याद रखने के लिए बनती है। पहली प्रक्रिया बनती है, दूसरी जो इसका हिंदी वर्जन है विश्व शब्दकोश, यानी जो एनसाइक्लोपीडिया है यह मानवीय गुणों का विकास करता है। मानवीय गुणों का विकास कैसे करेगा, क्योंकि ये शब्दकोश है, यहां से हम किसी भी शब्द का अर्थ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर 3, शिक्षा नीति 1986। शिक्षा नीति 1986 दोस्तों बड़ी इजी वे में याद कर सकते हैं आप लोग। जो आप पढ़ रहे हैं या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ के मेरे मित्र जितने भी हैं उनकी जन्म तिथि लगभग 1986 के इर्द गिर्द घूम रही है। कहीं किसी की 90 भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, कोई नाराज मत हो मेरे से लेकिन 1986 के लगभग घूमते, क्योंकि 30 साल तो लग जाते तैयारी करने में, 30-32 साल। तो हमारे मित्र हैं वो पृथ्वी जी, उनकी जन्म तिथि 1986 है। तो इस 1986 से मैं आपको एक विशेष क्लू बताता हूँ, पृथ्वी जी की विशेषता बता रहा हूँ। वो अपने समाज में आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, आत्मनिर्भर, और समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों मेरा कोई यहाँ ये बताने का मकसद नहीं है कि मैं आपको किसी व्यक्ति की विशेषताएं बता रहा हूँ। मेरा मकसद इतना है कि शिक्षा नीति 1986 जो शैक्षिक प्रशासन के बारे में कहती है वो बात आप तक पहुंचे। तो मैंने बताया 1986 में जो पैदा होता है व्यक्ति, जो व्यक्ति 1986 में पैदा होता है वो आत्मनिर्भर होता है और समाज में उपयोगी होता है। तो 1986 में पैदा व्यक्ति कैसा होता है, एक तो आत्मनिर्भर होता है और एक ऐसा होता है समाज में उपयोगी होता है, यानी समाज जो उपयोगी होता है। तो शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ
शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ ऐसे प्रशासन से है, ऐसे प्रशासन से है जो समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार, जो समाज व व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर व्यक्ति को, शिक्षा की व्यवस्था कर व्यक्ति को आत्मनिर्भर व समाजोपयोगी बनाता है। समझे ना आप लोग बात? देखो 1986 में पैदा व्यक्ति आत्मनिर्भर और समाज उपयोगी होता है। ये चीज आज आप लोगों को ऐसे लग रहा है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों को ये सुनी हुई बातें याद रहेंगी। दोस्तों आप इनको फटाफट से नोट करें। दिखाई तो दे रहा है ना आपको? हाँ जी, अब आगे देखो। ठीक है, तो अब आगे की कुछ बातें हैं। ये तो शैक्षिक प्रशासन हो गया, आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया। परिभाषाएं मैंने बताई, पहले तो मुखर्जी की बताई। मुखर्जी में मैंने बताया कि मुख से मानवीय संबंधों की व्याख्या हो जाती है। मुखर्जी में मैंने बताया, ऐसा मुखर्जी इनका पूरा नाम है, कि सन कहता है बेटे को कि यदि सेकेंडरी में फेल हो गया, हमारे इंडिया में कि सेकेंडरी में फेल हो गया तो तेरा मुख नहीं देखूंगा। ये मुखर्जी की बुक का नाम था। एनसाइक्लोपीडिया में मैंने बताया कि एनसाइक्लोपीडिया मानवीय गुणों का विकास करती है, एक प्रक्रिया है। ये हो गया। मैंने आपको 1986 की बात बताई कि 1986 में जो व्यक्ति पैदा होता है वो आत्मनिर्भर और समाज उपयोगी होता है। ये कुछ एक परिभाषाएं थी दोस्तों, ठीक है। अब एक दो तीन एक विशेष स्पेशल लिख के आप लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग हेडिंग डाल दें यहाँ पर स्पेशल या विशेष पॉइंट्स। और विशेष पॉइंट्स में एक नंबर चीज लिखो आप, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। ये कुछ क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं थोड़े बहुत, तो मैंने क्या किया, उनको जितना आया हुआ उनसे संबंधित रिलेटेड मैटर मैंने बनाने की कोशिश की है लिखने की। दोस्तों विश्वविद्यालय से संबंधित एक बहुत बड़ी चीज है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी 1953 में जो स्थापित हुआ था। तो उसकी बातें हम लोग, यूजीसी का एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें मैं आप लोगों से करूंगा। मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र निकाय होता है। विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक स्वतंत्र निकाय है। उस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय को कुछ बातों पर सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। एक नंबर बात, किसी विद्यालय को आर्थिक सहायता उसकी राज्य सरकार करती है। मान लीजिए हमारे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, तो बीकानेर यूनिवर्सिटी को फंड सरकार देती है, राज्य सरकार देती है। और दो नंबर बात, यूनिवर्सिटी में जो भी कर्मचारी हैं वो राज्य सरकार अधिनियम के द्वारा अधिनियमित होते हैं, वहां पर काम करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो यूनिवर्सिटी है वो स्वतंत्र है। वो चाहे तो बीए में 33% से किसी को पास करवाती है, वो 36% का नियम करती है, तो उसको किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि यूनिवर्सिटी अपनी फीस बढ़ाती है, मान लीजिए फॉर्म फीस 400 रुपए है, वो 450 रुपए कर रही है, तो यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार से सिर्फ एनओसी ली जाती है, जिसका पूरा नाम होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ मेरे लिखवाने का मतलब ये है कि आप 2-4 लाइन लिखेंगे, समझ में आएगी आपकी। तो लिखो आप विश्वविद्यालय हेडिंग डाल करके लिखो आप, विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र निकाय होता है
विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र निकाय होता है जो निम्न कार्यों में राज्य सरकार पर निर्भर रहता है। नंबर 1, विश्वविद्यालय का संगठन, यानी विश्वविद्यालय के संगठन का मतलब कर्मचारी कितने होंगे। विश्वविद्यालय का संगठन राज्य सरकार अधिनियम द्वारा तय किया जाता है। राज्य सरकार अधिनियम द्वारा तय किया जाता है। नंबर 2, किसी भी विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता, किसी विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता राज्य सरकार करती है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आप लोग 2 नंबर बात लिखो। कोठारी आयोग का कथन। दोस्तों ये मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ पर, हालांकि कोठारी आयोग और मुद्रालय आयोग, इन दोनों पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए इतने वीडियो बनाऊंगा कि यदि आप लोग देखेंगे ना, तो मेरा दावा है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में यदि आप उतना मैटर याद कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी जानकारी मुझे मिल रही है, जितना भी मैटर मेरे पास आ रहा है, वो मैं सारा मैटर यहाँ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग देखते रहे, आप शेयर करते रहेंगे। कोठारी आयोग है जैसे, तो कोठारी आयोग पर तो बहुत बढ़िया मैं वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बनाऊंगा, दोनों, मुद्रालय आयोग और कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग जो है, कोठारी आयोग ने एक बात कही थी, वो ये बात कही थी, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कोठारी शब्द में एक शब्द है कोठा। कोठा कहते हैं कमरे को, हमारी मारवाड़ी भाषा में। अपनी मारवाड़ी भाषा में पहले बोलते थे विशेष रूप से, क्या वो फलानी चीज कट्ठा पड़िया रहे, क्या कोठा पड़िया जाके लिया, तो कमरे को कहते हैं। कमरा यानी कक्षा, कक्षा। तो कक्षा नाम आए तो कोठारी आयोग कुछ न कुछ कहना चाह रहा है। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा था, भारत का भविष्य, भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, कोठारी यानी कक्षा, कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये। कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोग कुछ एक क्वेश्चन लिखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखेंगे और हम आपको लिखवा रहा हूं। आप लोग लिखें, स्पेशल क्वेश्चन बना करके जैसे भी लिखना चाह रहे हैं आप लिखें। नंबर 1, संगठन का मस्तिष्क। संगठन का मस्तिष्क क्या होता है, प्रबंधन। तो आप लोग लिख लें, संगठन का मस्तिष्क बराबर प्रबंधन। ये तो हमें रटने पड़ेंगे, संगठन का मस्तिष्क बराबर प्रबंधन, है ना। संगठन का मस्तिष्क बराबर प्रबंधन, ऐसे लिख लो। नंबर 2, प्रबंधन का हृदय। प्रबंधन का हृदय बराबर अभिप्रेरणा, यानी प्रबंधन का जो हृदय वो अभिप्रेरणा है। नंबर 3, प्रबंधन के गुरु। तो कल ही मैंने बताया था, प्रबंधन के गुरु यानी आजकल के गुरु पीने वाले हो गए हैं, तो पीटर ड्रेकर। पीटर ड्रेकर, कल मैंने परिभाषा भी बताई थी इसकी, वहां आया था कि पीटर ड्रेकर यानी जो आदमी पी लेता है उसमें नेतृत्व का अभाव हो जाता है, तो पीटर ड्रेकर। नंबर नेक्स्ट, शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का जन्म। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का जन्म बराबर अमेरिका में, यानी शैक्षिक प्रबंधन सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था। नंबर नेक्स्ट, प्रबंधन के प्रारंभिक स्वरूप के प्रतिपादक। प्रबंधन के प्रारंभिक स्वरूप के प्रतिपादक, यानी जो प्रारंभिक स्वरूप आया है, आप लोगों को पता है कि किसी भी व्यक्ति का स्वरूप है ना, वो उसके कपड़े निर्धारित करता है, और कपड़े टेलर सिलता है। तो लिख दो आप लोग FW टेलर। नेक्स्ट, आधुनिक विश्व प्रबंधन के जनक। आधुनिक विश्व प्रबंधन के जनक, मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों कि विश्व प्रबंधन के जनक आजकल फेल होने वाले व्यक्ति बनते हैं। ये वास्तव में नहीं है कि यहाँ पे ऐसे हेनरी फेयोल। और बहुत इंपॉर्टेंट लिखो, भारतीय, आधुनिक भारतीय प्रबंधन के जनक। आधुनिक भारतीय प्रबंधन के जनक,
अरिंदम चौधरी, आधुनिक भारतीय प्रबंधन के जनक अरिंदम चौधरी। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आ सकती हैं। नेक्स्ट, विद्यालय का हृदय। विद्यालय का हृदय कौन था, कल बताया था ना, आप याद करो। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय। अब लिखो प्रबंधन का हृदय, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अब लिखो विद्यालय का मस्तिष्क, हेडमास्टर। विद्यालय का मस्तिष्क हेडमास्टर है और विद्यालय का हृदय पुस्तकालय है। ये दोस्तों मेन चीजें थी। अब कल इसका एक वीडियो और आएगा जहां से हमें MHRD और इसके अतिरिक्त पीछे कोई क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, इस मैनेजमेंट के चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जहां कहीं भी आए हुए हैं, जहां से मुझे सर्च हो रहे हैं, वो क्वेश्चन 2-4 मैं और करवाऊंगा। दोस्तों आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे तो समझ में आएगा। ये निश्चित है कि समझ में आएगा यदि आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे। 2 नंबर बात, कॉपी पेन हाथ में लेकर के रखेंगे और नोट्स बढ़ाते जाएंगे साथ साथ। 3 नंबर बात, मेरा पूरा प्रयास है कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन मेरे नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप एजुकेशन मैनेजमेंट कहीं से पढ़ लीजिए, आपको जो मैं मैटर लिखवा रहा हूँ, जितना मैटर लिखवा रहा हूँ, ये एक चैप्टर पूरा होगा आगामी चौथे वीडियो में। यानी लगभग 4 घंटे एक चैप्टर में लगे हमें, लगभग 20 चैप्टर हैं, तो औसतन 50 से 50 वीडियो कम से कम बनेंगे, यानी 40-50 घंटे के वीडियो बनेंगे। तो दोस्तों ये इतना मैटर आप लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं, जिनमें से शायद हम भी एक हैं। 2 नंबर बात दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इन वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथियों को भी फायदा मिले। उस चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट डाल सकते हैं जहां आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, या ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई जानकारी गलत मिल रही है और वो गलत जानकारी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम करेक्शन कर लेंगे। हम सब साथी हैं दोस्तों, ये मत समझना कि मैं बड़ा हूं आप छोटा, हम सब साथी हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे छोटा हूं और आप मेरे से बड़े हो, इसलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों आपने सुना, आपने समय दिया, आपने अपना कीमती टाइम देकर के मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।